बीटीवी न्यूज में आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को जिला अदालत सहित समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से जिला एवं सत्र न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। नेशनल लोक अदालत के लिए पूरे राज्य में 1346 खंडपीठों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सहित जिला एवं सत्र न्यायालय में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और लोक अदालत का लाभ उठाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और जिला न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल ने नेशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के 90,000 से ज्यादा मामले निराकरण के लिए रखे गए हैं, जिसमें न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अलावा बैंक, विद्युत विभाग, मोटर दुर्घटना और प्री लिटिगेशन के मामले शामिल हैं। इन प्रकरणों का आपसी सुलह के आधार पर निराकरण करने के प्रयास नेशनल लोक अदालत में किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ मामले जो न्यायालय में लंबित हैं उनमें लगभग 9,684 केसेस और इसके अलावा ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं लेकिन ऐसी स्टेज पर है कि जिनमें पक्षकारों के मध्य विवाद है, जैसे कि जिसमें कि ऋण वसूली के मामले हैं, बैंक रिकवरी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बकाया की राशि है, नगर निगम के से जो प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर से संबंधित मामले हैं, ट्रैफिक चालान से मामले हैं। ये लगभग 81,284 मामले चिन्हित किए गए हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के मामलों की संख्या 90,968 की संख्या में मामले रखे गए हैं और उम्मीद है कि लगभग 10% भी यदि हम मामले निराकरण कर सकते हैं तो ये हमारी लोक अदालत की बहुत बड़ी सफलता होगी। लोक अदालत में ऐसे मामले रखे गए हैं जिसमें कि पक्षकार आपसी समझाइश के आधार पर अपने मामले निपटाते हैं, अपने एक राजीनामा के माध्यम से अपना मामला निराकृत कराना चाहते हैं तो उनके मामले लोक अदालत में रखे जाते हैं और उसे निराकृत किए जाते हैं। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को छूट का लाभ भी प्रदान किया गया। रांची थाना अंतर्गत मस्ताना चौक स्थित दिनेश बुक स्टोर्स के संचालक के विरुद्ध रांची पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुकान में छापा मारकर एक ब्रांडेड पुस्तक कंपनी जैसी दिखने वाली नकली किताबें जब्त की है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। रांची थाना अंतर्गत मस्ताना चौक पर स्थित दिनेश बुक स्टोर्स के संचालक अमित जैन के विरुद्ध रांची पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी राजेश कुमार जैन की शिकायत के आधार पर दुकान में दबिश दी थी और उनकी कंपनी से मिलती जुलती सीबीएसई कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की नकली किताबें बरामद की थी, जिन्हें जब्त करते हुए दुकान संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। ओसवाल कंपनी के मैनेजर उपाध्याय के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि मस्ताना चौक पर दिनेश जनरल स्टोर है, वहाँ पर उनकी कंपनी की हूबहू नकल करके दूसरी किताबों का विक्रय किया जा रहा है, जिस संबंध में एक शिकायत दी गई थी। इस संबंध में एएसआई मनोज गोस्वामी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मस्ताना चौक पर बुक स्टोर पर रेड कार्रवाई की गई, जहाँ पर नकली किताबें मिली हुई हैं, जिसमें कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आगे विवेचना जारी है। दिनेश जनरल स्टोर, अमित कुमार जैन के ऊपर कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा मामले में दुकान संचालक को गिरफ्तार करते हुए मामले की विवेचना और वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिले में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारी से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से मढ़ाताल गुजराती मंडल भवन में निःशुल्क शिविर लगाया गया। इस शिविर में मरीजों का निःशुल्क उपचार कर उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया गया। जिले और उससे लगे आसपास के क्षेत्रों में सर्किल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारी के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। रक्त विकार की इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए मुक्ति फाउंडेशन और विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं ने जबलपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया। इस शिविर में दिल्ली से आए बोन मैरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव खारिया सहित अन्य चिकित्सक विशेषज्ञों ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया। शिविर में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, जिले के स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने भी शिरकत की और सामाजिक संस्थाओं की इस पहल को कारगर बताया। इस कार्यक्रम में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये दो बहुत ही व्यापक बीमारियां जो खास करके हमारे जबलपुर और आसपास के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में हमारे जनजातीय बंधुओं में, उनके परिवारों में पाए जाते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। ये आनुवांशिक बीमारियां हैं
ये जेनेटिक्स से होती हैं, परंतु इनको अर्ली डिटेक्शन यानी शीघ्र इनका निदान हो जाए तो जो बच्चे हमारे इस बीमारियों से पीड़ित होते हैं उनका जीवन काफ़ी सुखद हो सकता है। तो इस अर्ली डिटेक्शन के लिए हमारे बीच आज डॉक्टर खरिया और उनकी टीम पधारी हुई हैं। हमारे मुक्ति फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता बंधु अत्यंत उत्साहित हैं और जबलपुर के अंदर इस तरह का कार्यक्रम कराना ये अभिवादन, अभिनंदन, बधाई का पात्र है। मुक्ति फाउंडेशन के द्वारा आज एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है थैलेसीमिया और सिकल सेल के ऊपर। रोकथाम के लिए बाहर से डॉक्टर आए हुए हैं, वो बच्चों का ट्रीटमेंट पूरा कर रहे हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और यहाँ पर सब जांच वगैरह जो है सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है और डॉक्टर साहब आए वो अपना इलाज दे रहे हैं बच्चों को। शिविर में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित मरीजों की विभिन्न जांचें भी निःशुल्क की गई और उन्हें चिकित्सा विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान की। आगामी 10 सितंबर को दिल्ली में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा दिल्ली रवाना हुए। इस बैठक में पुरानी पेंशन बहाली सहित राज्य के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आगामी 10 और 11 सितंबर को दिल्ली में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ की बैठक हुई। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अतुल मिश्रा को मिला है। इस बैठक में भाग लेने के लिए कर्मचारी नेता अतुल मिश्रा दिल्ली रवाना हुए। बैठक में राज्य के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों सहित पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा प्रमुखता से रखा जाएगा। हमारी उस बैठक में पुरानी से पेंशन का जो मामला लंबे समय से हम लोग का लंबित है, उसके बाद सीपीसीटी का मामला है, उसके बाद अन्य और 29 सूत्री मांगों को लेकर हमारी एक बैठक है और आने वाले समय पर अखिल भारतीय महासंघ के बैनर तले पूरे देश में आंदोलन की स्थिति बन रही है। उस बैठक की रूपरेखा के संबंध में हमारी बैठक हमारा अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ का जो कोमल सेन भवन है उसमें रखी गई है। और चूँकि मैं अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ से जुड़ा हूँ, पूरे देश में पुरानी पेंशन का मामला चल रहा है। सीपीसीटी जो अनुकंपा नियुक्ति के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, हमारी वो भी मांग है कि उनको वापस लिया जाए और अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामले पे सरलता की जाए। बैठक का मुख्य एजेंडा पुरानी पेंशन बहाली, सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त करना, टैक्सी प्रथा को बंद करना, 18 महीने का बकाया, महंगाई भत्ता और एरियर्स का भुगतान है। इन मुद्दों पर सभी राज्यों के कर्मचारी संगठन विचार विमर्श करेंगे। जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय कृमि दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कृमि दिवस के महत्व और अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं को एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन कराने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों को कृमि के दुष्प्रभाव जैसे खून की कमी, कुपोषण, भूख न लगना, कमजोरी, स्वास्थ्य खराब होना आदि से बचाने के लिए राष्ट्रीय कृमि दिवस अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली समस्त केंद्रों में खिलाई जाएगी। इस अभियान की सफलता के लिए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वास्थ्य वर्कर्स और आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शनिवार को पीएसएम सभागार में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से कृमि दिवस के महत्व और अभियान के आयोजन की जानकारी प्रदान की गई। राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस है, इसमें एक एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाती है। एक कृमि की वजह से एनीमिया की ज़्यादा चांस होते हैं, तो इसके लिए ये साल भर में 2 बार कृमिनाशक दिवस मनाया जाता है और इसमें हम एल्बेंडाजोल की गोली बड़ों को खिलाई जाती है। पहले हम 1 से 18 वर्ष के बच्चों को ही खिलाते थे, अब इस बार हमने 20 से 49 वर्ष की महिलाओं को भी खिलाने का टारगेट रखा है। जो भी हमारा स्टाफ है सबकी एक वर्कशॉप रखी जाई है, उसको ओरिएंटेशन दिया जा रहा है और कैसे दवा खिलानी है जो 12 को, और जो बच्चे या महिलाएं छूट जाएंगी उनको 15 तारीख को मॉपअप राउंड में उनको दवा खिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत 12 सितंबर को आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों में बच्चों और महिलाओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। रांची थाना क्षेत्र बापूनगर में दबिश देकर पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके घर से पुलिस ने 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी को न्यायालय में पेशकर जेल भेजा गया है। रांची पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बापूनगर में रहने वाला सूरज सोन अपने घर से कच्ची शराब बेचने का अवैध कारोबार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई और उसके घर से 2
कुप्पियों में 60 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई। साथ ही उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। बापू नगर निवासी सूरज सोनकर अपने घर के पीछे अवैध कच्ची शराब विक्रय करने की नीयत से रखा हुआ है। एएसआई मनोज गोस्वामी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, दबिश दी गई तो इसके घर के पीछे 2 कुप्पी में शराब मिली हुई है। लगभग 60 लीटर कच्ची शराब है। इसे अभिरक्षा में लेकर इसके कब्जे से शराब जब्त की। इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो अभी जेल में निरुद्ध है। और आगे भी ऐसे लोग जो अवैध शराब विक्रय करते हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। रांची थाना अंतर्गत आने वाले मोहनिया इलाके में बदमाशों ने एक 17 वर्षीय किशोर की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। हमले में घायल हुए नाबालिग को परिजन रांची के शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंच गए थे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रांची थाना अंतर्गत मोहनिया में शनिवार की सुबह 17 वर्ष के एक नाबालिग किशोर साहिल ठाकुर को कुछ लोगों ने बीच सड़क पर रोका और उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर घटना के बाद भाग खड़े हुए। चाकू के हमले में घायल साहिल को परिजन रांची के शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। हत्या की इस वारदात से अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी ली। मृतक साहिल के पिता और परिजनों ने बताया कि साहिल अपने एक साथी अजय कोल के साथ घर से सामान लेने के लिए निकला था। बीच रास्ते पर ही उस पर हमला किया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि वारदात के बाद वे लगातार पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो पहले वे घायल को थाने लेकर और फिर वहां से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने साहिल को मृत घोषित किया। परिजनों ने हमला करने वाले 2 संदेहियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं और हमलावरों पर अवैध कारोबार करने का भी आरोप लगाया है। सौरभ और गौरव थे, जो लौट रहा था झंडा चौक से, तो ये लौटते समय उसको सिद्ध बाबा पड़ता है, वहाँ पर रोक के इनने चाकू मारा है। सौरभ था, गौरव था, ठीक, और दारू भी बेचता था और गांजा भी तो सब बेचते रहे। और रांची थाने को पुलिस पैसा देते रहे और ये इनको हम फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। 1 घंटे से फ़ोन लगा। कहाँ की घटना है ये? पूरी मोहनिया की है, पुरानी मोहनिया। किस बात को लेके हुआ है? क्या ये कुछ बात पे नहीं, ये जब भी जाता रहा तो ये झकड़ियों के पीछे जाके बैठ जाता था। कौन? ये जिसने मारा है। अच्छा, हाँ, तो इसने ना ही इतना भर कहा है और उनने आज मौके में उसको पकड़ के चाकू मारा है। कहाँ कहाँ मारा इसने? अभी तो देखा नहीं, सब पैर जांग में मारा है सब। के भगाए तो वहाँ से तो बाबा के पास उसको पकड़ के चाकू मारे। कौन लोग थे? शुभम और सचिन, सौरभ और गौरव भी थे। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। वहीं परिजनों ने भी कुछ संदेहियों की जानकारी दी है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अपने दोस्त कोल के साथ में मार्केट तरफ जा रहा था निपल लेने के लिए, तो जैसे ही मुंडी टोड़िया रोड पर पहुंचा तो वहां पर शुभम कुशवाहा और सचिन कुशवाहा 2 लोग मिले। पुरानी बुराई किले के साथ इसके साथ चाकू से मारपीट की है, इसकी मृत्यु हो गई है। उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। कितने आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया? अभी तक के 2 लोगों के नाम सामने आए हुए हैं। 2 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, परिजनों का कहना है कि कोई सौरभ गौरव करके भी सचिन और उनके साथ थे। जैसा भी रहेगा वो विवेचना में क्लियर हो जाएगा। विवेचना की जा रही है। परिजनों का ये भी आरोप है कि 1-1.5 घंटे तक वो पड़ा रहा, फिर वो खुद स्वयं लेकर आए हैं। पुलिस को सूचना भी दी गई थी उसके बाद? नहीं, पुलिस को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल अस्पताल आए। क्या विवाद क्या सामने आ रहा है? कुछ आपसी विवाद या पुरानी बुराई को लेकर बताया जा रहा है और इस संबंध में जो भी तथ्य हैं विवेचना में क्लियर हो जाएंगे। हत्या की इस वारदात के पीछे पुरानी बुराई को कारण बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की विवेचना और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।